किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? शायद यही कि जहां आपकी मौजूदगी शून्य हो, वहां से जनता का विश्वास कैसे जीता जाए। ये सिर्फ एक चुनाव लड़ने की कहानी नहीं है, ये गवर्नेंस और इलेक्टोरल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। तो चलिए आज बारामूला के आईने में इसी मुश्किल प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये नक्शा देखिए, ये बारामूला है। करीब 83,000 वोटर और एक ऐसा इतिहास जहां कुछ बड़ी राजनीतिक ताकतों की मौजूदगी आप कह सकते हैं कि लगभग रही ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी जगह पर जहां आपकी कोई जमीन ही नहीं, वहां आप विश्वास और जनादेश आखिर हासिल करेंगे कैसे? ये कोई थ्योरी का सवाल नहीं है, ये जमीनी हकीकत का सवाल है। तो देखिए, हम इस पड़ताल को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शासन की परीक्षा कैसे है, फिर बारामूला की जमीनी हकीकत को समझेंगे, उसके बाद आंकड़ों की कहानी में जाएंगे और फिर उस ब्लूप्रिंट की बनावट को परत दर परत खोलेंगे। हम जुड़ाव के 4 चेहरों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि विश्वास बनाकर जनादेश तक का सफर कैसे तय होता है। इस विश्लेषण की शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। ये किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है, ये एक सिस्टम का, एक प्रणाली का विश्लेषण है। हम यहाँ उन तरीकों को, उन प्रक्रियाओं को समझ रहे हैं जिनके जरिए किसी भी इलाके में विश्वास कमाया जाता है, खासकर वहां जहां आप एक तरह से नए हों। देखिए, किसी भी रणनीति की पहली शर्त क्या होती है? जमीन को समझना, वहां के लोगों को समझना। तो बारामूला की जमीनी सच्चाई क्या है, वहां के लोगों की उम्मीदें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं? चलिए पहले इसे ही समझते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ करीब 96% आबादी कश्मीरी मुस्लिम है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ वो पारंपरिक जाति के समीकरण काम नहीं करते जो देश के कई हिस्सों में करते हैं। यहाँ की राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि इलाके और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं। लोगों की चिंताएं उनकी पहचान से ज्यादा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। और ये मुद्दे हैं क्या? युवाओं के लिए रोजगार, बेहतर सड़कें और दूसरी सुविधाएं, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और स्किल ट्रेनिंग, घर में साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें, और इन सबसे ऊपर शांति और एक स्थिर शासन की इच्छा। ये कोई बड़ी राजनीतिक मांगे नहीं है, ये तो विकास, नौकरी और सम्मान के लिए इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। और यही हमें याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। पब्लिक में होने वाली हर बातचीत की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो ये तो हुई जमीन की नब्ज की बात। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। डेटा एक ऐसा कहानीकार है जो बिना किसी पक्षपात के सच बताता है, और यहां का डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। ये नंबर देखिए, 0% 1983 से 2024 तक इस सीट पर एक राष्ट्रीय पार्टी का वोट शेयर यही रहा है। ये सिर्फ एक गैप नहीं है, ये एक चुनावी वैक्यूम है। ये दिखाता है कि यहाँ एक ऐसी जगह खाली है जहाँ राष्ट्रीय राजनीति की पहुंच अब तक नहीं हो पाई है। अगर हम दशकों के चुनावी ट्रेंड्स को देखें तो 2 चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, जो विपक्ष है उसकी मौजूदगी यहाँ लगातार बनी रही है, और दूसरी, वोटर्स की भागीदारी, मतलब टर्नआउट में जबरदस्त उतार चढ़ाव आया है। इससे पता चलता है कि यहाँ के वोटर कभी बहुत जोश में होते हैं तो कभी बिल्कुल निराश। और ये ग्राफ ये कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। सोचिए, 1987 में 77% का भारी मतदान, और फिर 2002 में गिरकर सिर्फ 24%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों के भरोसे का मीटर है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर कभी सिस्टम से जुड़ते हैं तो कभी पूरी तरह निराश होकर अलग हो जाते हैं। इसीलिए उनके साथ एक सार्थक रिश्ता बनाना ही सबसे बड़ा और निर्णायक काम है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, आंकड़ों को देख लिया, अब आते हैं समाधान पर। चलिए उस स्ट्रेटेजिक सोच की परतों को खोलते हैं जो इस ब्लूप्रिंट में लिखी है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का एक प्लान नहीं है, ये जीरो से एक पूरी व्यवस्था बनाने का खाका है। कोई भी जंग लड़ने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना पड़ता है। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है केंद्र सरकार का सपोर्ट और फंड्स तक पहुंच, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है जमीन पर किसी स्थानीय लीडरशिप या कैडर का न होना और एक बाहरी होने की इमेज। अब देखते हैं कि बाहरी माहौल में क्या मौके हैं और क्या खतरे। मौका यह है कि युवा विकास चाहते हैं और मौजूदा सिस्टम से नाराज हैं, जो एक दरवाजा खोलता है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। एक मजबूत विपक्षी गठबंधन और इलाके में सिक्योरिटी को लेकर जो तनाव है, वो एक बड़ी दीवार खड़ी करते हैं। तो इस सब के बीच रणनीति का दिल क्या है? वो है एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जिसे चातुर्मुख या चारमुखी सिद्धांत कहा गया है।
ये प्लान को याद रखने और उसे जमीन पर उतारने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए इन 4 चेहरों को एक एक करके समझते हैं। ये 4 चेहरे हैं: चुनावी, संगठनात्मक, कथा यानी नैरेटिव और संसाधन। इस सिद्धांत की सबसे खास बात यह है कि ये चारों अलग अलग काम नहीं कर सकते। इनकी कामयाबी इसी बात पर टिकी है कि ये एक साथ एक तालमेल में काम करें। पहला चेहरा चुनावी। इसका फोकस उन 30-40% स्विंग वोटर्स पर है जो किसी एक पार्टी के पक्के वोटर नहीं है। यहाँ माइक्रो टारगेटिंग का मतलब है डेटा का इस्तेमाल करके ये समझना कि किस मोहल्ले को पानी की जरूरत है और किस गांव के नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग चाहिए, और फिर उन तक सीधे उन्हीं के मुद्दों पर अपना संदेश पहुंचाना। बड़ी बड़ी विचारधारा की बातें नहीं। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। जहां आपका एक भी आदमी ना हो, वहां जीरो से एक पूरा इंसानी ढांचा खड़ा करना। मतलब स्थानीय कार्यकर्ताओं को ढूंढना, उन्हें जोड़ना, बूथ लेवल पर कमिटियां बनाना और वहां के लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ रिश्ते बनाना। तीसरा चेहरा है नैरेटिव यानी कहानी कहने का तरीका। एक नेशनल पार्टी की बात को एक भरोसेमंद लोकल बातचीत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब है संदेश को लोकल बनाना। विकास, नौकरी, सम्मान। और बाहरी होने के टैग का जवाब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि काम करके और लोगों की अपनी जुबान में बात करके देना। और चौथा चेहरा है रिसोर्स यानी अपनी सबसे बड़ी ताकत, केंद्र सरकार के सपोर्ट का सही इस्तेमाल करना। इसका मतलब है चुनाव से पहले ही ऐसी परियोजनाओं में पैसा लगाना जो लोगों को अपनी आंखों से दिखें, ताकि गवर्नेंस करने की आपकी क्षमता और आपकी नीयत का एक ठोस सबूत दिया जा सके। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कागजी रणनीति, ये ब्लूप्रिंट जमीन पर एक तय समय सीमा के एक्शन प्लान में कैसे बदलता है। क्योंकि कोई भी रणनीति कागज पर चाहे जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर ही होती है। ये पूरी योजना एक 90 दिन के काउंटडाउन के तहत काम करती है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन नींव रखने के हैं, सर्वे करना, प्रोजेक्ट शुरू करना। अगले 30 दिन जुड़ाव के हैं, घर घर जाकर लोगों से मिलना, छोटी छोटी मीटिंग्स करना। और आखिरी के 30 दिन हैं लामबंदी के, यानी बड़ी रैलियां करना और वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का इंतजाम करना। इस पूरी बातचीत में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों तक पहुंचने की हर कोशिश में उनकी प्राइवेसी का सम्मान हो। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी हमें यही सिखाता है कि किसी की भी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सही मकसद के लिए ही होना चाहिए। और इस पूरी मेहनत के पीछे की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो इस एक लाइन में कैद है। हम शोर किराए पर नहीं लेते, हम विश्वास अर्जित करते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक दर्शन है। इसका मतलब है कि चुनावी तमाशे से ज्यादा जरूरी जमीन पर किया गया काम है। भरोसा इवेंट मैनेजमेंट से नहीं, लगातार काम करके और भरोसेमंद बनकर ही कमाया जा सकता है। तो ये पूरी केस स्टडी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या एक सटीक डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट के जरिए असली विश्वास बनाया जा सकता है, या फिर सच्चा नेतृत्व हमेशा जमीन से, लोगों के बीच से ही पैदा होता है? ये इस विश्लेषण का केंद्रीय सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचक क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।